तो देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशन डिस्कस कर लिया था। आज मैं कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज़ का डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो डिफरेंट क्वांटिटीज़, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल पहले स्टार्ट किया कि वर्क का, मैंने बोला भी था वैसे आपको कि लास्ट लेक्चर में आप ये सब डायमेंशन फार्मूला देख लीजिए, लेकिन मैं चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। कुछ डायमेंशन फार्मूला हम यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पर वर्क, एनर्जी और टॉर्क, इनका जो है डायमेंशन फार्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है डायमेंशन फार्मूला वर्क, एनर्जी और टॉर्क का। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क का। तो पहला तो ये स्टेप है दोस्तों कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले हम उस क्वांटिटी का क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। कोई एक फार्मूला लिखिए, ऐसा फार्मूला लिखिए जिस फार्मूले में इन्वॉल्व हो आपका कौन, वर्क इन्वॉल्व हो ना। तो जैसे हमने यहां लिखा वर्क इज इक्वल टू, बहुत सारे फार्मूला होता है। कभी बच्चा बोलता है वर्क इक्वल टू mgh, कभी वर्क बोलता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको जो लगे एक फार्मूला लिखिए जिसमें वर्क आना चाहिए। तो हमने एक फार्मूला लिखा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट डी। हालांकि यहाँ पर ध्यान रहे यूनिट और डायमेंशन में वेक्टर स्केलर से हमें ज्यादा लेना देना नहीं होता है, तो हमने वर्क इज इक्वल टू लिखा F डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें वर्क का डायमेंशन फार्मूला लिखना है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ऑलरेडी हम लोग जानते हैं डायमेंशन फार्मूला। तो देखिए डायमेंशन फार्मूला लिखने का तरीका होता है, ध्यान लिखा हमने W और ये ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं किसका, डायमेंशनल फार्मूला का। दैट इज इक्वल टू F का डायमेंशन और D का डायमेंशन। F का ऑलरेडी हमें पता है डायमेंशन फार्मूला, वो है m(L)T-2 और D का डायमेंशन फार्मूला होता है L। और अगर हम इन सब को एक साथ लिख दें तो आंसर आएगा mL2T-2। ये हो गया वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। किसका डायमेंशनल फार्मूला है, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। बात करते हैं हम लोग अब यहां पर एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला। देखिए अगर हम एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला का बात करें, एनर्जी, इसके लिए भी कोई ना कोई फार्मूला है। तो एनर्जी देखिए हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऐसा कुछ मानते हैं। तो कोई भी एक एनर्जी का फार्मूला, कोई भी एनर्जी का फार्मूला लिख दीजिए जो आपके मन में आता हो कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है। तो एनर्जी इक्वल टू, चलिए हमने लिख दिया ½ mv², ऐसा लिख दिया, मतलब एक तरह का काइनेटिक एनर्जी। सो दिस एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा हाफ का डायमेंशन, m का डायमेंशन और v के डायमेंशन का स्क्वायर। हाफ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिर्फ न्यूमेरिकल, उसके साथ कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब अगर जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। अब चले मैं वो लिख लूंगा, पहले आप ये मान के इसका कोई डायमेंशन नहीं। तो मास का डायमेंशन है, v की जगह होता है L(T-1) इसका स्क्वायर। सो फाइनली mL2T-2, इसका भी वही डायमेंशन आया है जो किसका आया है, जो वर्क का आया है। एंड अब बात करते हैं हम लोग टॉर्क का डायमेंशन का। देखिए हम लोग अगर टॉर्क का बात करें, तो टॉर्क का भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F या F क्रॉस R बोलते हैं इसे हम लोग। तो इसमें भी F और R दोनों आया है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसमें भी आया है। तो ध्यान रहे यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क डायमेंशन इक्वल टू F का डायमेंशन इंटू R का डायमेंशन। डायमेंशन फार्मूला लिख रहा है F हो जाएगा mL(T-2) और ये L, आंसर आया यहाँ से mL2T-2। इसका भी वही डायमेंशन आया है, इसका भी वही डायमेंशन आया है जो वर्क का है या जो एनर्जी का है। देखिए इन सारी बातों से हमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलता है, वो हमें माइंड में रखना है। पहला तो क्या, सुनिए, इसका यूनिट का बात करें तो इसका यूनिट होता है जूल। इसका यूनिट का बात करें तो इसका भी यूनिट हम लोग जनरली जूल ही लिखते हैं, जूल। लेकिन इसका यूनिट का बात करें तो इसको लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर। हालांकि न्यूटन इंटू मीटर ही जूल होता है, लेकिन हम इसको जूल ना लिख के हमेशा न्यूटन इंटू मीटर लिखते हैं। तो इतना ध्यान रहे कि अगर यूनिट सेम है, यहाँ पे देखिए तो डायमेंशनल फार्मूला देखिए सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है।
मैं फिर बोल रहा हूं, अगर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट सेम है तो दे हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। ये 100% होगा भाई। अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फार्मूला 100% क्या होगा, सेम होगा। यूनिट सेम है तो डायमेंशन फार्मूला 100% क्या होगा, सेम होगा। अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन फार्मूला सेम है। देखिए अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो हमने यहां पर कहा यूनिट सेम तो डायमेंशनल फार्मूला सेम। तो ये बात लिखना है कि इफ फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम यूनिट देन दे मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। मैं देखिए ये बात लिख सकता हूं, इफ फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम यूनिट then they must have same dimensional formula। They must have same dimensional formula। अगर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम है तो उनका डायमेंशनल फार्मूला 100% क्या होगा, सेम होगा, 100% सेम होगा। क्लियर है मेरा बात? जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है जूल और ये भी एक तरह से क्या है, जूल है, तो सबका डायमेंशन फार्मूला क्या आ रहा है, सेम। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है भाई, इसका उल्टा सही नहीं होता है। मैं इसका उल्टा भी बात कर रहा हूँ, वो कह रहा हूँ वो सही नहीं है। चलिए इससे पहले एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। वो ये कि जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। यहाँ देखिए न्यूमेरिकल कांस्टेंट कौन है यहाँ पर, 1/2। तो हम लोग यहाँ पर ये बात भी बोल सकते हैं न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैज नो डायमेंशंस, है ना। ये दूसरा नोट पॉइंट होगा कि जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन नहीं होता है, मतलब डायमेंशनलेस होते हैं ये। नो डायमेंशन मतलब डायमेंशनलेस, क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। मैं फिर बोला न्यूमेरिकल कांस्टेंट, बच्चे कभी कभी यहाँ पर गलती करते हैं। मैं बोलता हूँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला निकाला, बोलते हैं नो डायमेंशन, आप ही बोले हैं। मैं बोलता हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला निकाला, बोलता है नो डायमेंशन, आपने बोला। मैं ऐसा नहीं बोला हूँ, मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, है ना। वो जो कांस्टेंट यूज करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला होता है, जिनके पास यूनिट होता है, जिनके पास डायमेंशन होता है। तो आप ये गलतफहमी नहीं पालेंगे माइंड में कि कांस्टेंट बोला तो डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, जैसे कभी कोई फार्मूले में 1/2, 3/2, 5/2 ऐसा कुछ लगता है, पाई, ये सब जो होते हैं नंबर जो होते हैं, इनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि नंबर के पास कोई यूनिट है ही नहीं, तो कहाँ से डायमेंशन आएगा। मेरा बात क्लियर है सबको? और ना ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को उसमें। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए मैंने कहा मेरे माइंड में एक और पॉइंट था, इसको लेके मैंने कहा अगर यूनिट सेम है तो मैंने कहा दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन फार्मूला। बट उल्टा देखिए सही नहीं है। मैंने कहा इफ द फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन फार्मूला देन देयर यूनिट्स मे और मे नॉट बी सेम। अगर हमने देखा, हमने इसका कन्वर्स बात किया, हमने कहा इफ फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, सेम, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, डायमेंशनल फार्मूला। इफ फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला देन their unit may or may not be सेम। तो इनका यूनिट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान है, मैं मे या मे नॉट मस्त तो नहीं लिख सकते। मे या मे नॉट भी क्यों लिखा, मैं इसके बारे में भी एक लाइन आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए रेडियस इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन एंगल। रेडियस इक्वल टू होता है आर्क अपॉन एंगल। एंगल का पास यूनिट है, एंगल के पास यूनिट है, एंगल के पास क्या होता है, यूनिट होता है। वैसे आर्क एक तरह से लेंथ है, लेंथ, तो लेंथ अपॉन एंगल मतलब रेडियन, जैसे मीटर पर रेडियन रेडियस का यूनिट हो गया। या आर्क इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो एंगल इनटू रेडियस।
आप लोग शायद समझ रहे होंगे। इसके पास यूनिट होता है, आर्क का जो आर्क होता है उसका यूनिट अगर लिखा जाए तो मीटर, रेडियन इंटू मीटर, क्या लिख सकते हैं, रेडियन इंटू मीटर या मीटर इंटू रेडियन, ऐसा लिखते हैं यूनिट। लेकिन अगर हम डायमेंशन फार्मूला की बात करें, आर्क भी एक तरह का डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन फार्मूला एल, रेडियस भी एक तरह का डिस्टेंस है, इसका भी डायमेंशन फार्मूला एल। दोनों का डायमेंशन सेम है क्या, लेकिन दोनों का यूनिट सेम है क्या, नहीं है। मतलब ऐसे देखिए, हर उस जगह पर ऐसा दिक्कत आएगा जहां पर एंगल आएंगे, क्योंकि एंगल के पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोग ये बात ध्यान से समझ सकते हैं कि अगर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशन फार्मूला 100% सेम होंगे, लेकिन इसका उल्टा, अगर उनके डायमेंशन फार्मूला सेम है तो जरूरी नहीं है इनका यूनिट क्या होगा, सेम होगा। दैट्स, एम आई क्लियर और नॉट, दैट्स गुड। देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग अगर आगे बढ़े यहाँ पे देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी देखें, हमने कहा कि कुछ डिफिकल्ट केसेस करते हैं, सम फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला लिखने का क्या तरीका होता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रेशर, एनर्जी, चार्ज, ये सब आप लोग एक बार जरूर कर लीजिएगा, छोटे छोटे, करना कुछ नहीं है। जिसका भी डायमेंशन फार्मूला चाहिए एक फार्मूला लिखिएगा, उस फार्मूले में जो आपका राइट हैंड साइड में होना चाहिए टर्म्स, उसके आपको उसके डायमेंशन ऑलरेडी पता होना चाहिए। आप पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड गेट द डायमेंशनल फार्मूला। हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट केसेस या डिफिकल्ट केसेस कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन कि फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इसको एच से। एंड थर्ड वन इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्मॉल के से डिनोट करते हैं। एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ईटा से डिनोट करते हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना, स्कूल एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ा खाली थोड़ा ध्यान देना, ज़्यादा नहीं ना। देखिए मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो जैसा मैंने आप सबको समझाया है वैसे ही करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक ऐसा फार्मूला लिखना होगा जिस फार्मूले में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो हमें याद आ रहा है कि हम लोग ये लिख सकते हैं दो मासेस के बीच में जो फोर्स न्यूटन सामने लिखा था उसके बारे में। तो हमने लिखा यहाँ पर F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ये कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सबसे पहले इसको राइट साइड करिए। तो इसको राइट साइड करने के लिए हमने क्या किया, कैपिटल G इक्वल टू F_r² अपॉन m1 m2 ऐसा लिख दिया। फिर हमें इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, डायमेंशन फार्मूला ऑफ G, इधर सबका डायमेंशन लिखिए। फोर्स का डायमेंशन R के डायमेंशन का स्क्वायर अपॉन m1 डायमेंशन m2 डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन का बात करें mlt-2 और R का डायमेंशन हो जाएगा l² अपॉन m1 मतलब m, m2 मतलब m। फाइनली m-1 l³ t-2, ये आंसर आएगा आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला हमने ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है, सबको क्लियर है। तो ये हो गया डन।
अब बात करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर क्या पता होना चाहिए, एक ऐसा फार्मूला जिसमें ये प्लैंक कांस्टेंट आना चाहिए, एक ऐसा फार्मूला जिसमें ये प्लैंक कांस्टेंट आना चाहिए। तो चलिए देखिए, तो हम एक ऐसा फार्मूला लिखने जा रहे हैं जिसमें ये प्लैंक कांस्टेंट आएगा। तो देखिए क्या है, हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए इसे मैंने हटा दिया, आप उसे नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम इसके बात करें तो हमने लिखा है यहाँ पर एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी इक्वल टू h इंटू एफ, एफ जहां पर फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले h को लेफ्ट साइड कर लीजिए, बाकी सबको राइट साइड में, तो ये जाएगा E अपॉन एफ। अब हम डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ E, यहाँ पर एनर्जी है। अच्छा एनर्जी का बात करें तो मैं आपको बताऊं, जिसका यूनिट जूल है उस सबका डायमेंशन फार्मूला ml²T-2 ही आएगा, जैसा कि आपको पता है। जैसे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, विंड एनर्जी हो ना, फोटॉन एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, दुनिया का कोई एनर्जी जिसका यूनिट जूल होगा उसका डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे, ml²T-2। वैसे सारे एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। तो हम लोग इसका अगर हम बात करें डायमेंशन फार्मूला तो हो जाएगा ml²T-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम। क्या होता है, 1 अपॉन टाइम, इसका मतलब T-1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ h, -1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो आएगा ml²T-1 हो जाएगा। तो ये होगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला, ये भी डन, देख लीजिए ये भी हमने कर लिया। अब बात करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखने जा रहे हैं हम लोग। ये आपने समझ लिया सबने, ml²T-2 ये होगा प्लैंक कांस्टेंट। तो देखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखें अगर हम दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर जिसमें ये गैस कांस्टेंट आएगा PV = nRT। ये फार्मूला हम लोग मेनली साथ लिखते हैं, आपको याद हो। सो दिस R = P × V अपॉन NT। अच्छा कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस v को वेलोसिटी मानते, नहीं वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है। इस मामले में टर्म्स के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। सो डायमेंशन ऑफ r = प्रेशर का डायमेंशन। प्रेशर का क्या डायमेंशन होता है, प्रेशर का डायमेंशन होता है ml-1। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पहले अलग से निकाल लीजिएगा, एंड T-2। वॉल्यूम हो जाएगा L3, n का मतलब होता है मोल, और T यहाँ पर टेम्परेचर है तो केल्विन, K से डिनोट करते हैं। सो फाइनली आंसर आ रहा है यहाँ से ml²T-2 K-1 एंड मोल -1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ R। और ये सिंपल भी है, बहुत सिंपल है, बड़े आसानी से कर लिया। तो ये भी डन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला हमने निकाल लिया, ml²T-2 K-1 एंड मोल -1। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखने जा रहा हूं दोस्तों। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के द्वारा इसका फार्मूला होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K = R अपॉन Na। Na इज द एवोगैड्रो नंबर। Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर बेसिकली होता क्या है, बच्चे इसको बोलते हैं कि ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये होता है 6.023 × 10⁻23। ये होता है मॉलिक्यूल्स पर मोल, ऐसा होता है मॉलिक्यूल्स पर मोल। दैट मीन्स Na का अगर डायमेंशन फार्मूला लिखे पर मोल है, दैट मीन्स मोल पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा Na का। सो अगर हम लोग ये बात यहाँ रखें तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ K = R का डायमेंशन अपॉन Na का डायमेंशन। सो R का डायमेंशन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से ये वाला R का डायमेंशन हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा इसी में लिख देता हूँ, K का डायमेंशन = दिस R का डायमेंशन अपॉन मोल -1, और ये मोल -1 कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा ml²T-2 एंड K-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बहुत सारे बुक में देखिए ये गलती होती है और वो लोग इसे मानते हैं डायमेंशनलेस। ऐसा नहीं करिएगा, मोल मोल कट जाएगा और इसमें मोल नहीं आएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है। क्लियर है मेरा दोस्तों सबको, ये बात सबको क्लियर है। अब बात करते हैं लास्ट वाला, कौन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लोग डिस्कस करें, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से डिनोट करते हैं। एक फार्मूला लिखना पड़ेगा जिस फार्मूले में ये ईटा टर्म आना चाहिए। वो फार्मूला होता है F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आरवी। एक फार्मूला होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। तो F, ध्यान है मैंने ईटा को एक साइड लाना है, ईटा इक्वल टू हो जाएगा F डिवाइडेड बाई 6 पाई आरवी। अब डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ ईटा इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2 अपॉन 6 और पाई का नहीं होगा जैसा कि हमने डिस्कस किया है, और r होगा l, v होगा lt माइनस 1 क्योंकि ये वेलोसिटी है यहाँ पर। सो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से फाइनली आंसर आ जाएगा t माइनस 1 ऊपर जाएगा t प्लस 1 हो जाएगा। तो m l माइनस 1 एंड t माइनस 1, 2 माइनस 2 यहाँ पर एक प्लस 1 आएगा तो b माइनस 1 बचेगा। ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ईटा का। तो मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया। तो ध्यान रहे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखना हो, हम लोग पहले एक फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूले में उस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे, बाकी सबको राइट साइड, और सबका डायमेंशन लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ डायमेंशंस को लेके। हम लोग इसमें एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसका नाम है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, जो आपको बहुत हेल्प करेगा डायमेंशन फार्मूला निकालने में। तो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्या डिस्कस करेंगे? होमोजेनिटी प्रिंसिपल। देखिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है, बहुत ज़रूरी है जानना, और उससे हम लोग मुश्किल क्वेश्चंस कर सकते हैं। जेई में 1-2 बार प्रॉब्लम आया है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ा है। नीट में भी प्रॉब्लम आया है जिसको हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है, देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर होमोजेनिटी प्रिंसिपल, है ना। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल सा टास्क है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। सिंपल क्या है, पहले तो देखिए समझते हैं, क्या कभी ऐसा हम लोग कर पाएंगे 2 मीटर प्लस 2 kg इज इक्वल टू कुछ आ सकता है? मैं फिर बोल रहा हूँ 2 मीटर प्लस 2 kg क्या कभी भी हम ऐड कर पाएंगे दोस्तों? आंसर आएगा कभी भी नेवर। भाई केजी मीटर ऐड ही नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो समेशन है ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसकी पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है भाई, ये संभव ही नहीं है। दूसरा बात करें अगर हम लोग कि क्या हम 2 मीटर में से 1 लीटर निकाल सकते हैं? आंसर आएगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड भी नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, या जिनके यूनिट डिफरेंट है ना वो ऐड होंगे ना वो सब्ट्रैक्ट होंगे। यूनिट डिफरेंट होंगे तो ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। अच्छा, क्या हम ये बोल सकते हैं दिस 2 मीटर इज ग्रेटर देन 2 kg? आंसर आएगा नहीं, ये बात भी नहीं बोल सकते। ग्रेटर लेस अगर यूनिट डिफरेंट है तब भी नहीं बोल सकते। क्या हम ये बोल सकते हैं कि 2 मीटर और 2 kg इक्वल होते हैं? आंसर आएगा नहीं, ये भी नहीं बोल सकते, ये भी असंभव है। इसका मतलब ये है कि अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट डिफरेंट हैं तो ना तो उन्हें ऐड कर सकते हैं, ना उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, ना उन्हें इक्वेट कर सकते हैं। तो ये कब हो सकते हैं? जब उनके यूनिट क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं, देखिए 2 फिजिकल क्वांटिटी, देखिए हमने यहां लिखा 2 फिजिकल क्वांटिटी कैन बी added, subtracted, equated and compared if and only if they have same unit और डायमेंशन। यूनिट सेम होगा तो ऑब्वियस सी बात है डायमेंशन, मतलब 2 फिजिकल क्वांटिटी, ये ध्यान रहे, इसी को बोलते हैं हम लोग आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल, कि 2 फिजिकल क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट और कंपेयर सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उनका यूनिट क्या होगा? सेम होगा, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है मेरा बात सबको ना? तो इसका मतलब अच्छा एक बात और, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड का बात नहीं किया, इसलिए आप मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई दिमाग मत लगाइएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड तो किसी भी क्वांटिटी को किसी भी क्वांटिटी से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
हम इन चारों की बात करें, ये चार ऑपरेशन नहीं हो सकते अगर दे हैव द डिफरेंट यूनिट्स। एम आई क्लियर? सबको क्लियर है? इसी को होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये दिमाग ध्यान रखिए, जो बात हमने बोली है इसी बात से लेके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने रखेंगे और हम लोग लॉजिक लगाते जाएंगे और उसे क्या करते जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए लॉजिक लगा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इसे हटा दूं तो चलिए देखें, होमोजेनिटी प्रिंसिपल अगर हम लोगों को समझ में आ गया है तो हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला तो न्यूमेरिकल ये है, एग्जाम में पूछा जा चुका, मैं वही बात कर लेता हूँ। v इक्वल टू a प्लस बी अपॉन सी प्लस टी। ये नीट जैसे एग्जाम में पूछा गया है। उसमें क्वेश्चन ने पूछा था कि फाइंड करिए, फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ a, डायमेंशन फार्मूला b, डायमेंशन फार्मूला ऑफ c। ये पता करना है। यहाँ पर v जो है वो क्या है, वो है वेलोसिटी, और t जो है वो यहाँ पर क्या है, टाइम। ये क्वेश्चन में गिवन था। तो हमें a, b और c का क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला। तो देखिए फाइंड करते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a, b एंड c। तो a और b और c का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमने देखिए यहाँ पर लिखा, सब लोग यहाँ पे ध्यान सुनिएगा बहुत, देखिए ना, v इक्वल टू, देखिए a इक्वल टू भी कर लेंगे तब भी कभी नहीं है। जैसे इससे पहले जो लॉजिक बोल रहे थे ना कि जो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन चाहिए उसको लेफ्ट करिए, बाकी सबको राइट करिए, सॉल्व करिए, आप करके देखिए नहीं आ पाएगा। तो आपको यहाँ पर होमोजेनिटी लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यहाँ देखिए C और T आपस में यहाँ क्या है, ऐड है। तो लिखा है यहाँ पर C प्लस T कब संभव है, बोलिए। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ C और डायमेंशन ऑफ T इक्वल होना चाहिए। कोई बोला सर इक्वल ना हो तो, अगर इक्वल ना हो तो ये जो लिखा है वो गलत है, क्योंकि ऐड ही नहीं हो सकते ये दोनों। ऐड तो सिर्फ तभी होंगे जब इनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब है कि C का डायमेंशन वही होगा जो T मतलब टाइम है, तो T1 ऐसे लिखे, या ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l0 T1, है ना। पावर 0 लिखना मतलब वो 1 हो जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो चलिए हमने C का डायमेंशन लिख लिया। अब बात करते हैं कि बाकी कैसे डायमेंशन लिखेंगे। तो आप शायद देखिए a प्लस ये है, इसका a के साथ ये ऐड है, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b अपॉन c प्लस t, और ये पूरा इसके बराबर है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ये तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि भाई इक्वेट कर रहे हैं तो डायमेंशन जरूरी है सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो इक्वेट कर ही नहीं सकते हम। बात क्लियर है सबको? तो हमने ध्यान रखा a और v का अगर हमने इक्वल अगर लिखा है तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। डायमेंशन ऑफ v क्या होगा, बोलिए, lt माइनस 1। डायमेंशन ऑफ v क्या होगा, मतलब a का डायमेंशन वही होगा जो v का है, और v होता है lt माइनस 1। तो a का भी डायमेंशन मिल गया, c मिल गया, a मिल गया। अब बात करते हैं b का, डायमेंशन ऑफ b अपॉन डायमेंशन ऑफ c प्लस t। ध्यान रहे ये प्लस दो बार हमने कहा 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो आंसर आएगा 4 सेकेंड। सेकेंड नहीं आएगा ना, एक ही बार सेकेंड आएगा। इसका मतलब ये दोनों ऐड करेंगे तो यूनिट तो एक ही बार लिखेंगे ना, तो इसका मतलब इसका भी डायमेंशन वही आएगा जो t का है, तो इसकी जगह हम लोग t लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू v क्या होगा, lt माइनस 1। यहाँ से डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो सिर्फ l आएगा, t वाला कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ b। देखिए मुश्किल बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आराम से सोचिए, हम लोग कर सकते हैं। जब भी आपको कहीं प्लस माइनस दिखाई दे आप समझ जाइएगा कि वहां पर हमें यूज करना क्या, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल से। तो बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या है, मतलब मोस्ट कॉमन का कहने का मतलब है कि ये लगभग हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया इंडिया में। क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि PV इक्वल टू, P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT, ये लिखा हुआ है। इसको देख के ध्यान, मैं आपको बता दूं ये वंडर वॉल्स इक्वेशन से आइडियल गैस के लिए यूज करते हैं, सॉरी रियल गैस के लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं। इसका नाम है वंडर वॉल्स इक्वेशन।
जहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। अब क्वेश्चन पूछता है इसमें कि फाइंड करिए डायमेंशन ऑफ A कॉमा डायमेंशन ऑफ B। A और B का डायमेंशन फार्मूला। कोई बच्चा कभी भी अगर A को लेफ्ट साइड करे, सबको राइट साइड करके डायमेंशन फार्मूला यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेगा, नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा।